गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री इलस्ट्रेशन नंबर 14B 9.33 पेज नंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ राहुल, अंडरलाइन करो बैलेंसेस। जब बैलेंसेस की बात आए मतलब ये हमसे कराना चाहता है ओपनिंग एंट्री, तो जितने भी एसेट्स देगा सबको कर देंगे डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज होगी सबको कर देंगे क्रेडिट। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो चेक करना कौन सी साइड पैसे कम पड़ रहे हैं। अगर लाइबिलिटी साइड में कम है तो कैपिटल, असेट साइड में कम है तो गुडविल। तो देखो जल्दी जल्दी मैं बोलता भी जाता हूँ और आप नीचे सोल्यूशन में चेक भी करते जाना, क्योंकि लल्लू एंट्री है बहुत। सबसे पहला आया कैश, असेट है तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर आया बैंक ओवरड्राफ्ट, अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो। अब बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक अपने अच्छे कस्टमर्स को ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास अभी हाल फिलहाल पैसे नहीं है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। मतलब मान लो मेरे खाते में 20,000 रुपये है और मुझे पैसों की ज़रूरत है 25,000 की। अब खाते में तो 20 ही है, तो मैं किसी को 25,000 रुपये का भी चेक दूंगा तो भी बैंक मेरे खाते और उसके 25,000 का चेक क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। तो हुआ क्या, मेरे खाते में थे तो 20, मैंने विड्रॉ कितना कर लिया 25, एक्स्ट्रा 5 किया ना। एक्स्ट्रा 5 जो मैंने विड्रॉ किया उसको बोलते हैं ओवर, जितना था उससे ओवर विड्रॉ करना, तो इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी अपने खास कस्टमर्स को ही देती है बैंक, ठीक है। अब होगा क्या, 25,000 5,000 आपने एक्स्ट्रा निकलवा तो लिए, अब आपको ये 5,000 बैंक वालों को देने कि नहीं देने, वापस देने तो है। जितने दिन बाद दोगे बैंक वाले उतने दिन का ब्याज भी लेंगे आपसे, क्योंकि आपके रिश्तेदार तो लगते नहीं कि पॉकेट में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। बैंक अब कस्टमर के अकॉर्डिंगली ये जो एक्स्ट्रा विड्रॉ करने की फैसिलिटी है ना, इसका अमाउंट तय करती है कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंगली। मान लो अगर मैं छोटा व्यापारी हूँ तो बैंक ने मुझे क्या रखा है, आप 50,000 तक एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। हमारा कृष बड़ा व्यापारी है तो ये 5 लाख तक भी विड्रॉ कर सकता है, कोई 5 करोड़ तक भी विड्रॉ कर सकता है एज पर देयर फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैंने 5,000 रुपये आज एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए और 10 दिन बाद मैं वापस वो 5,000 रुपये जमा करा देता हूँ, तो 10 दिन का जो ब्याज मुझसे मेरी बैंक चार्ज करेगी। क्लियर यार, समझो। पहले तो मेरे 20,000 रुपये थे बैंक में, मैंने तो 25 निकलवा लिए। अब 5,000 बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव। जो 20,000 रुपये थे वो मेरे थे, मैं कह रहा था ये मेरे लिए क्या है, असेट। अब तो उल्टा 5,000 रुपये देने हैं, मेरे ऊपर क्या आ गई, लाइबिलिटी। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसका मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस मींस लाइबिलिटी। तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर लिख सकते हो नेगेटिव बैलेंस लाइबिलिटी। तो देखो ये 2 बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा होगा। फिर डेटर्स, इस बार डेटर्स के नाम नहीं दिए XYZ करके, तो हमने डेटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। अरे यार सॉरी, एक लाइन तो मैं पढ़ाना ही भूल गया आप लोगों से। पहली वाली लाइन, बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ राहुल अ कंप्यूटर डीलर। तो अ कंप्यूटर डीलर को अंडरलाइन करो और उसके ऊपर 3 स्टार मार्क करो कि हमारा ये जो राहुल है ना, ये कौन है, कंप्यूटर का डीलर है, कंप्यूटर का व्यापारी है। तो अब इसके पास जो कंप्यूटर पड़ा है वो क्या है, इसके लिए गुड्स है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। ये बात हमने कर ली कि जब गुड्स परचेज करके लाते हो तब परचेज अकाउंट, लेकिन जब पुराने स्टॉक को नया बनाते हो, पुराने गुड्स को, क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट कर दो, तब अकाउंट क्या लिखते हैं अपन, स्टॉक अकाउंट। तो अभी यहाँ क्या लिखेंगे अपन, स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। तुम्हें नादान समझते हुए उन्होंने कंप्यूटर स्टॉक अकाउंट लिख रखा है, तो आप कंप्यूटर नहीं लिखोगे, आप तो सिर्फ क्या लिखोगे, स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब ज़रा आप ऊपर का इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एंट्री चेक करोगे तो 4 आपके पास असेट आ गए, कैश, डेटर, बिल्डिंग स्टॉक। एक आपके पास लाइबिलिटी आ गई बैंक ओवरड्राफ्ट, और लाइन आपकी खत्म हो गई। इसका मतलब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो बचे हुए अमाउंट से हमने क्या लिख दिया, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। शुभ तेरा ध्यान है, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर डीलर के बारे में कब का बता चुका मैं, बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने 5 चीज़ें दे रखी है उस लाइन में। एक बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बाकी चारों हमारे लिए क्या है, असेट है। असेट्स का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट कम है, तो जो रिमेनिंग है वो कैपिटल अकाउंट 16,500 से बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट वाली लाइन, ऑन द सेम डे ही सोल्ड अ कंप्यूटर। 3 स्टार मार्क कर दो इस पूरी लाइन पे।
ऑन द सेम डे के आगे 3 स्टार मार्क कर दो। ऑन द सेम डे ही सोल्ड अ कंप्यूटर। भाई साहब राहुल कंप्यूटर का व्यापारी है, अब वो कंप्यूटर बेच रहा है, मतलब उसके क्या बेच रहा है, गुड्स, और गुड्स बेच करते हैं तो क्या आता है, सेल। ठीक है। द बुक वैल्यू ऑफ विच, बुक वैल्यू को अंडरलाइन करके लिखो कॉस्ट। द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 2000 फॉर 1950। प्रियांश क्या मतलब हुआ इस लाइन का बेटा, जो लाइन मैंने अभी पढ़ी? टू 2000 उसकी बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू मतलब उसकी कॉस्ट 2000 थी। आगे पढ़ क्या लिखा हुआ? फॉर 1950 मतलब 50 रुपए का डिस्काउंट हुआ उसको, ये मतलब हुआ इसका। अंग्रेजी पूरी एक साथ पढ़ के बताओ, मैं पढ़ता हूं। ही सोल्ड अ कंप्यूटर द कॉस्ट ऑफ विच वॉज 2000 फॉर 1950। डिस्काउंट नहीं है बेटा, डिस्काउंट जो मिलता है वो मिलता है एमआरपी पे। ये तो क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट दे रखी है कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 2000 की चीज़ हमने कितने में दी, 1950 में दी, डिस्काउंट नहीं है। लॉस में बेचा है, कम में, लेकिन ये पुराना हो गया। ये कहाँ लिखा हुआ है, ओपनिंग एंट्री है तो क्या हुआ, साल खत्म होता है तो कुछ तो गुड्स पड़े हुए रहते ही हैं और फिर उसको हम अगले साल बेचते ही हैं। किसी ने डिस्काउंट मांगा तो कॉस्ट से कम में तो नहीं बेच सकते ना, है ना। आप लोग गलत नहीं कह रहे हो, मेरी बात समझना। पहले तो गलत वो है जो इसको डिस्काउंट समझ रहे हैं, ये डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट तो कब होता है कि 2000 वाली चीज़ का पहले मैं 3000 प्राइस कर दूँ, फिर 3000 प्राइस करने के बाद मैं उसको 2500 में 2400 रुपये में बेच दूँ। तो एक तरीके से मैंने कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया कि 3000 का था, देख तेरे को 20% डिस्काउंट देके 2400 रुपये में दे रहा हूँ, पर मुझे पता है 2000 की चीज़। यहाँ तो 2000 की चीज़ को मैं और कम में बेच रहा हूँ, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे होगा सर कोई ख़राब पीस होगा या पुराना पीस होगा, बिक नहीं रहा होगा, तो बेचने के लिए उसने 50 रुपये कम में बेच दिया, ये लॉस है। और ये वाली लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ। जब भी कोई अपन गुड्स बेचते हैं, क्योंकि गुड्स बेचना ही हमारा काम है, जब भी हम कोई गुड्स बेचते हैं तो हर गुड्स के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने नहीं बैठते कि ये चीज़ कितने की थी, कितने में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ। ये तो 2000 की थी, 1950 में बेचा, 50 रुपये का लॉस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करते हम। तो जितने में बेचते हैं उतने से एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ यही सिखाया जा रहा है आपको। कोई बात नहीं बेटा, कभी कदाच अगर हमने कम में भी बेच दिया तो आप निराश मत हो जाना, हमारे बाप का माल थोड़ी है, एंट्री तो पास करनी है। 2000 की चीज़ 1950 में बेचो कि 1900 में बेचो, उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे बेसिक्स पता होने चाहिए कि जितने में बेचेंगे उतने से एंट्री पास कर देंगे। कम में बेचा है, लॉस है, ये डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, ओके। तो एंट्री पास होगी 1950 से। सेल कर रहे हैं, सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, तो 2 सेल्स। देखो ज़रा, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा? कैश में लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? कैश वर्ड कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, पर किसी का नेम भी दे नहीं रखा, ना कैश लिखा हुआ है ना नेम लिखा हुआ है, तो ये किसका ट्रांजैक्शन है? कैश का। सेल कर रहे हैं तो पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है सबको? हाँ, सबको समझ में आ गया? ओके। अब यार आपको कुछ स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद कुछ नया इलस्ट्रेशन कर पाएंगे। 1 बाय 1 करते हैं नए टॉपिक्स। आपको बेड डेट की एंट्री याद है क्या बेटा? नो कौन बोला? पहले तो मेरे को उससे बात करनी है। गुरदीप है क्या? कैसे बोला? नो किसने बोला? अच्छा, बेड डेट की एंट्री याद हो ना हो, कहानी तो याद है ना? आर्यन, बेड डेट की कहानी याद है तेरे को? अथर, बेड डेट की एंट्री याद है आपको? क्या एंट्री है? अगर मुझे जी से 10,000 रुपीज़ लेने थे, उसमें से 40 पैसा ही ना रुपी, मतलब 40% रुपीज़ मुझे मिल गए, तो कितने मिल गए? 4। 6,000 मेरे डूब गए। किससे? जी से लेने थे। बताओ एंट्री क्या होगी? हाँ,
तो आप सिर्फ बैड डेट अकाउंट 6000, कैश अकाउंट 4000 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बैड डेट अकाउंट डेबिट 6000, कैश अकाउंट डेबिट। तो यार मुझे पैसे लेने थे, ये मैं बैड डेट का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। देखना बेटा ये स्क्रीन में कवर हो रहा है क्या, हो रहा है ये? तो एंट्री होगी कैश अकाउंट, नहीं हो रहा? हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू जी अकाउंट। 4000, 6000 और 10,000 सबको आता था ये। इसमें मैंने आपको यूं भी सिखाया था कि ये ज़बरदस्ती वाला डिस्काउंट है, बिना इच्छा से दिया हुआ डिस्काउंट है। तो रूल तो वही लगा देंगे, जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, पर डिस्काउंट ना बोल के क्या बोलेंगे इसको, बैड डेट। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका बैड डेट रिकवर्ड। मैंने आपको कहानी में यूँ सिखाया था कि ये जो प्रियांश है ना, ये प्रियांश तो मेरे साथ ही था, इसका कोई इंटेंशन नहीं था केस करने का, फिर भी कोर्ट ने मांगा तो इसने क्लेम कर दिया। मैंने इसको प्रॉमिस किया, प्रियांश तू दिल छोटा मत करना, हाथ पाँव अभी सलामत है, ज़िंदगी भी सलामत है, कमाऊंगा तो तुझे तेरा पैसा ज़रूर लौटाऊंगा। ठीक है, अब मान लो वही केस हुआ कि हमने जी को उधार में माल दिया था, पैसा डूब गया 6000, पर जी के दिन बुरे थे, नीयत बुरी नहीं थी। जी हमें लेटर ईयर्स में, मतलब जिस साल में पैसा डूबा था ना, उस साल की बात नहीं कर रहे, मान लो पिछले साल ही पैसा डूबा था, वो साल तो ख़त्म हो गया। अब अगले साल में जी हमें उस 6000 में से 5000 रुपये दे गया, बोलता है ये लो भाई साहब आपका 6000 का नुकसान हुआ था, अभी मेरे पास 5000 है, तो 5000 तो रख लो आप। तो यार ऐसे पैसों को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोलते हैं? कौन से पैसों को? कि जिन पैसों को मैं पहले बैड डेट मान चुका हूँ, डूबत मान चुका हूँ, लॉस मान चुका हूँ, उसमें से कोई पैसा मेरा रिकवर हो जाए तो क्या बोला जाएगा, बैड डेट रिकवर्ड। अब रिकवरी होगी तो आपको क्या मिलेंगे, आलू के टमाटर, कैश आएगा तो क्या, पैसा आया तो डेबिट, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डन। अब क्या लिखेंगे सर, क्रेडिट में क्या लिखेंगे? तो समझना, हम यहाँ पे अब जी नहीं लिखेंगे। क्या आप यूँ कहो कि सर ये पैसे तो हमें जी ने दिए हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू जी। नहीं, जी नहीं आएगा, नाम आएगा टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अब यार ये चीज़ पढ़ाने के लिए तो बहुत आसान है कि जब बेटा जिसको बैड डेट मान ले उसकी रिकवरी हो जाए तो ये क्या होता है, बैड डेट रिकवर्ड। और बैड डेट रिकवर्ड एक तरीके से क्या है आपके लिए, इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, ये जी लिया आपने आम जिंदगी, समझ में आ गई आपको एंट्री। पैसा आया तो डेबिट, हमारे लिए इनकम है, इनकम हमारी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, डन। अब अपन चलते हैं मेंटोस की तरफ। सर क्यों, नाम क्यों नहीं लिखा, बैड डेट रिकवर्ड एक स्पेशल अकाउंट क्यों लिखा? तो मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूँ, ढंग से सुनना, और थोड़ा एंट्री घसीटे मार राइटिंग में जल्दी जल्दी लिखूंगा। मेरे पास जी आया कि भाई साहब इतने इतने का माल दे दो, मैंने माल दे दिया उसको, मान लो कितने का, 10,000 रुपये का। तो एंट्री क्या करूँगा नमन, जब मैंने उसको 10,000 का माल उधार में सेल किया तो वेरी गुड, एंट्री क्या होगी, जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, डन। पहली एंट्री ये हो गई। फिर नतीजा क्या आया, सर जी तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया तो मेरा तो पैसा डूब गया, उसको नीलाम किया गया और मुझे 40% पैसा मिला, सिर्फ 40% पैसा मिला, तो मेरे पास पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, बाकी का 6,000, सर वो तो बर्बाद हो गया, अब मेरे पास कोई अधिकार नहीं है उससे पैसे मांगने का, तो मतलब मेरा बाकी का पैसा डूब गया। तो ये हुआ मेरा प्योर नुकसान, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, और अब जी तू मेरा डेटर नहीं है, मेरे एसेट की वैल्यू क्या हो गई, कम, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। अब ज़रा आप सोचो, आपने जी को पहले बनाया था डेटर, एसेट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट, फिर आपने कहा भाई ये तो नुकसान हो गया, अब मुझे जी से कोई पैसे नहीं लेना क्योंकि मेरा कोई अधिकार नहीं है अब, तो जी अब तू मेरा डेटर नहीं है, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट। तो पहले तो मैंने जी को डेबिट किया, फिर मैंने जी को 10,000 से ही क्रेडिट कर दिया। तो आप जी के बारे में सोचो,
जी को पहले मैंने डेबिट किया 10,000 से, फिर जी को मैंने क्रेडिट कर दिया, हो गया ना जी का तो हिसाब बराबर। अब मेरी बुक्स में जी का बैलेंस क्या हो गया? 0। ये समझे कि नहीं समझे? अब मेरी बुक्स में जी का बैलेंस 0 हो चुका है। अब मेरी बुक्स में जी रहता ही नहीं है। अब अगर मैं जब उससे 5,000 रुपये लूँगा और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू जी, तो यहाँ पे जी लिखते ही उल्टा मैंने जी को क्या बना दिया? क्रेडिटर। यूँ माना जाए कि जी से मैंने पैसे क्या लिए हैं? उधार, और मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, इसलिए मैं जी को क्रेडिट कर रहा हूँ। मैं उधार ले रहा हूँ क्या साले से? ये तो डूबा हुआ पैसा मिल रहा है मुझे वापस, तो अब यहाँ पे जी का नाम मत लिख देना, नहीं तो पैसे लौटाने पड़ जाएंगे। तो सर फिर क्या लिखे? तो समझो, ये एक यूनिवर्सल रूल है, जिस चीज़ को पहले आपने खर्चा मान रखा हो, उसमें से कुछ अमाउंट आपको मिल जाए, रिकवर हो जाए किसी भी रीज़न से, तो वो क्या मानी जाती है? आपकी इस साल की इनकम। ठीक है, किसी भी चीज़ का आपने खर्चा मान रखा हो, उसमें से थोड़ा पैसा आपको रिकवर हो जाए तो क्या मानी जाएगी? इनकम। इसलिए उसका नाम अलग से लिखते हैं, टू बैड डेट रिकवर्ड। डन? समझ में आया? समझ में आया हो तो एक लेवल और अप लेके जाऊं, पर वो तुम्हारे लेवल के बियॉन्ड है। अच्छा, एक लेवल अप लेके जाऊं? रेडी हो तुम लोग? तुम्हारे लेवल के बियॉन्ड है, मतलब 11th क्लास के सिलेबस का है ही नहीं, तो मैं नहीं कराऊं? ठीक है, नहीं करते, अभी नहीं करते, अभी तुम्हें अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, तुम थोड़ा पक जाओगे उसके बाद सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, या सिखा दूं? कौन कह रहा है? सिखाने वाला कौन है? ठीक है, तो अब जिनको सीखना है वो सुनेंगे, जिनको नहीं सीखना है वो आराम से बातें कर सकते हैं, बस आवाज़ नहीं आनी चाहिए हमको, है ना, और मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सुनो, मैंने आपको 4 चीज़ बताई थी, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस, है ना। अब इन 4 चीज़ों में से ईयर एंड पे जब हमारे अकाउंटिंग का हम रिजल्ट बनाते हैं तो 2 अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं। एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनाते हैं बैलेंस शीट। तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो तो P&L में जाके क्या हो जाते हैं? क्लोज। लिख रखा है क्या मैंने? माँ का आगे क्या जान इसमें? ठीक है, ले आ रहा, पर ये वीडियो में दिखेगा नहीं तो यही बताता हूँ मैं बता आ रहा हूँ, तुम देखना वहाँ। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर कहाँ चले जाते हैं? P&L में, और P&L में जाके हो जाते हैं क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है कि इनका जो भी अमाउंट है ना वो फाइनलाइज हो गया, और अब उस अमाउंट को अपन चेंज नहीं कर सकते, वो लॉक हो गया, वो अमाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ईयर को बिलोंग करता था। वो साल खत्म, अब वो अमाउंट भी खत्म। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब इनकम और एक्सपेंस की काउंटिंग वापस किससे चालू होगी? 0 से। समझे कि नहीं? ये प्रक्रिया कब होती है? ईयर के एंड में, जब क्या बनता है? P&L। समझ रहे हो कि नहीं? है ना। असेट एंड लायबिलिटी क्या होता है? ये सर बैलेंस शीट में जाके हो जाता है कैरी फॉरवर्ड। क्या हो जाता है ये? कैरी फॉरवर्ड। मतलब इनका जो अमाउंट इस ईयर होता है वही अमाउंट अगले साल पहुंच जाता है, और उसी अमाउंट में हम क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 2 अलग अलग एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो एक है फर्नीचर, जो क्या है मेरे लिए? असेट, और एक है सेल्स, जो क्या है मेरे लिए? इनकम। लास्ट ईयर में दोनों का अमाउंट था 10 लाख 10 लाख। मतलब लास्ट ईयर खत्म हुआ तो मेरे पास फर्नीचर थे 10 लाख के, मेरे पास सेल्स थी कितने की? 10 लाख की। तो फर्नीचर तो असेट है, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अगले साल स्टार्टिंग में फर्नीचर कितने का बनेगा? 10 का। मैंने 1 लाख और ख़रीदा तो फर्नीचर कितने का हो गया? 11 का। सेल्स में ऐसा नहीं होता। सेल्स पिछले साल की थी, पिछले साल की होके रह गई, इस साल उसका काउंटिंग वापस 0 से स्टार्ट होगी। अब मैंने अगर 1 लाख की सेल करी तो मेरी सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 10 + 1 11 नहीं होगी। समझे कि नहीं? है ना। अब इस वाले लॉजिक को, कौन से वाले लॉजिक को, कि इनकम और एक्सपेंस P&L में जाके क्या हो जाते हैं? क्लोज। इसको सुन लेना कि इस वाले लॉजिक को अगर अपन ये बेड डेट पे अप्लाई करें तो बेड डेट क्या है आपके लिए? खर्चा। वो जिस साल का होगा उस साल में जाके क्या हो जाएगा? वो क्लोज। और मैंने आपसे क्या कहा? बेड डेट रिकवर्ड कब आता है? जब पिछले सालों की रिकवरी
लेटर ईयर्स में बाद में हो रही हो तो अगर मान लो जिस साल का बैड डेट था उसी साल में रिकवरी हो जाए तो फिर बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता। सर क्यों सर? क्योंकि समझना, अगर ये बैड डेट पिछले सालों का है तो ये पिछले साल में ही क्या हो चुका होगा, लॉक हो चुका होगा, क्लोज हो चुका होगा। अब इस साल में अपन पुराने बैड डेट को तो छेड़ नहीं सकते, उसको पिछले साल में खर्चा माना था, इस साल में क्या मान लो इनकम, इसलिए क्या लिखते हैं अपन, बैड डेट रिकवर्ड। लेकिन सर अगर मान लो बंदा अप्रैल में बर्बाद हुआ और नवंबर दिसंबर में उसने पैसे दे दिए हमको, तो उसी साल में पैसा रिकवर हो जाए तो बैड डेट रिकवर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैड डेट। रिकवरी तो हो रही है लेकिन बैड डेट रिकवर्ड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी साल खत्म नहीं हुआ, साल खत्म नहीं हुआ तो ये बैड डेट का अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। आप कह रहे हो कि इस साल मेरे को 6000 का नुकसान हो गया, कहाँ हुआ 6000 का नुकसान? साल खत्म हो उससे पहले 5000 तो आ ही गए ना। तो आपने जिसको नुकसान माना था वो नुकसान आपका क्या हो गया, कम हो गया। नुकसान मेरा इंक्रीज हो गया था तो डेबिट, कम हो गया तो क्रेडिट। तो इस 6000 के नुकसान को 5000 से कम कर दूंगा, नुकसान मेरा कितने का रखेगा, सिर्फ 1 का ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? गुरदीप तेरे को समझ में आया? सबको समझ में आ गया? 100 बातों की एक बात, क्या कि अगर पिछले सालों का नुकसान की रिकवरी हो रही हो तो बैड डेट रिकवर्ड, उसी साल की रिकवरी हो रही हो जो आपके सिलेबस की नहीं है। आपके सिलेबस में ये वाला केस कभी नहीं आता कि जिस साल का नुकसान हो उसी साल में रिकवरी होगी। अगर हो रही हो तो बैड डेट रिकवर्ड के बदले में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ बैड डेट। हम तो बहुत सिंपल भैया। अब यार किसके लिए, हमारे शुभ और मनन के लिए, जो कह रहे हैं काहे को एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, हमसे कौन सा याद रहने वाला है। ठीक है, जो सिलेबस का है वो वही पढ़ा दो, वही याद रह जाए तो हम वही गंगा नहा जाए। तो तुम्हारे याद रखने के लिए, जिसने अभी आधे घंटे में कुछ नहीं सुना वो अब ये मेरी आधे मिनट की लाइन सुन लो। बैड डेट रिकवर्ड क्वेश्चन में आराम से गिवन होगा। कैसे? यूं गिवन होगा, 5000 रिसीव फ्रॉम जी विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर्स। ये अंग्रेजी समझ में आ जाएगी आपको कि 5000 जी से रिसीव हुए जिसको हम बैड डेट मान चुके थे पिछले सालों में। सर जिसको पिछले सालों में बैड डेट माना था वो रिकवर हुआ है ना, क्या बोलेंगे इसको, बैड डेट रिकवर्ड। सिर्फ आप ये पहचान जाओगे क्या कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये इस टॉपिक का है, ये पहचान जाओगे आप इंग्लिश पढ़ते ही पहचान जाओगे, मुझे भी भरोसा है। बचपन से अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, हम ये पहचान जाएंगे ये टॉपिक कौन सा है, बैड डेट रिकवर्ड। अब ये टॉपिक समझ में आ गया ना तो एंट्री तो देखो कितना आसान है। आपको पैसा रिसीव ही तो हो रहा है, आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और हमारा कैश एक बार कहीं विराजमान हो गया तो अगले चीज़ कहाँ जाएगी, क्रेडिट में ही जाएगी। कौन सा टॉपिक है, बैड डेट रिकवर्ड, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। एंट्री तो कैश अपने आप तुमसे करा ही देगा क्योंकि पैसा डेबिट है, तो बैड डेट रिकवर्ड क्या होगा, क्रेडिट। तेल लेने जाए, क्या असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है के एक्सपेंस है। बस तुम ये देख लो टॉपिक किसका है, बैड डेट रिकवर्ड का। पैसा आया तो डेबिट, कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, वह हो जाएगा ये। ओके नेक्स्ट, अगला टॉपिक है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ा है ना बनने। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत उम्दा, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ना। हट, बाहर खड़ा है जो आउटस्टैंडिंग, तो शुभ बाहर कौन खड़ा रहता है, पैसे मांगने वाला है ना, जिससे मुझसे पैसे लेना होगा बाहर तो खड़ा रहेगा, इंतजार करता रहेगा कब आएंगे। तो आउटस्टैंडिंग मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग में आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। बकाया, बकाया मतलब जो बाकी है ना। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है मतलब ऐसा पेमेंट जो ड्यू हो चुका है पर आपने पे नहीं किया। नहीं 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 नहीं, लॉस वॉस का केस नहीं है। इसको मैं इंग्लिश में यूँ बोलूँगा, ड्यू बट नॉट पेड। समझो, टेंशन मत लो, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बात किसकी हो रही है? खर्चों की। ऐसा खर्चा जो ड्यू हो चुका है पर आपने उसको पे नहीं किया है, उसको अपन बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब बकाया। एग्जाम्पल लेते हैं, अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया, हमारी रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आपको रेंट महीना ख़त्म होते ही 5 तारीख को पे करना है। तो अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया, 5 मई आई, मुझे रेंट पे कर देना है। अब मैंने वो रेंट आज 8 तारीख तक पे नहीं किया, तो वो रेंट क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग बन गया, कि ड्यू तो हो चुका है, पेमेंट करना बनता तो है पर मैंने पे नहीं किया। इसमें अपन कहानी कौन सी याद रखेंगे? वही वो मेरे पापा के दोस्त की दुकान से मैं कपड़े लेके आ गया था, ठीक है, कपड़े लेके आ गया, पापा क्या कह रहे हैं? अरे यार फोकट में तूने खर्चा करवा दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं पापा अभी खर्चा हुआ नहीं है, मैंने पैसे दिए नहीं है, मैं तो उधार में लाया हूँ, पैसे कौन देगा? आप। तो पापा क्या कह रहे हैं? अरे बेटा क्या खर्चा नहीं हुआ? तूने पैसे दिए नहीं है तो क्या हुआ? देने तो है, मतलब खर्चा तो हो गया, हमने पे नहीं किया तो उल्टा हमारे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे खर्चे जो रेगुलर बेसिस पे ड्यू होते हैं, आप उनको पे कर दो, बात खत्म हो जाती है। पर आपने उनको टाइमली पे नहीं किया तो आपके ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। और उस लायबिलिटी को अपन बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? ऐसे खर्चे जो बकाया रह गए हैं वो बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है मेरे लिए? लायबिलिटी। सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल 5 तारीख को पे करना था, 50,000 रुपये का रेंट है, तो 5 तारीख को पे नहीं किया तो ये 50,000 रुपये मेरे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी। एक महीना और बीत गया, मैंने पे नहीं करी तो मेरी लायबिलिटी 50,000 से कितना हो गया? 1 लाख, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 8 महीने से पे नहीं करी, 4 लाख की मेरे ऊपर क्या है? लायबिलिटी, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक जनरल टॉपिक है। अभी मैंने एग्जाम्पल कौन से खर्चे का लिया? रेंट का, तो उसको बोलेंगे अपन आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं आपको लायबिलिटी समझाते समय, अब ये मैंने सबको पढ़ा है, याद रखना, याद करना। मैंने आपको बताया था कि असेट की तो 3 कंडीशंस होती है, तीनों कंडीशन पूरी करेगा तो असेट। लायबिलिटी के इतना लंबा चौड़े कोई डेफिनेशन नहीं है, वन वर्ड डेफिनेशन है। क्या? डेट। डेट मतलब कर्जा, आपके ऊपर किसी भी तरीके से कर्जा आता है तो वो क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे, सुनना याद आएगा आपको। पहला, मैं बैंक से लोन लेके आ गया 10 लाख रुपए, अब मुझे बैंक वालों को 10 लाख रुपए लौटाने हैं, तो मेरे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। नाम क्या है उसका? बैंक लोन। उस लायबिलिटी का नाम क्या है? बैंक लोन। किसी दुकानदार से मैं 2 लाख रुपए का माल उधार लेके आ गया, अब मुझे दुकानदार को 2 लाख रुपए लौटाने, मेरे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। उसका नाम क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। उस लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। अब सुनो तीसरा वाला एग्जाम्पल, कि मेरे यहाँ एक टीचर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी है 20,000 रुपये महीना, पिछले 3 महीने से मैंने उनको सैलरी नहीं दी, वो कह रहे हैं दे दो नहीं तो मैं छोड़ के चल जाऊँगा। अब अगर वो छोड़ के चले भी गए तो पिछले 3 महीने के 60,000 तो मुझे देने के नहीं देने। क्या आ गया मेरे ऊपर? कर्जा। क्या है वो? लायबिलिटी। उसका नाम क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा वाला एक्सपेंस? सैलरी। तो हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे उसको अपन? इस लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब मैं एंट्री सिखाता हूं। एंट्री बेहद सिंपल, बेहद 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 सिंपल। अगर मान लो महीना खत्म हुआ, मुझे उनको देनी है 20,000 रुपये की सैलरी, ठीक है, सैलरी देनी है, तो सर खर्चा तो हो गया, ड्यू तो हो गया ना, महीना खत्म हो गया, आपके ऊपर पैसा चढ़ गया, ड्यू हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट। तो मैं एंट्री पास करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और दे दूंगा अगर पैसे तो टू कैश अकाउंट। लॉजिक क्या है सर? एक तो मेरा खर्चा हो गया, खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट 20,000, प्लस मेरे पास से क्या गया? पैसा, पैसों का रूल, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, 20,000। अब सेम एग्जांपल में मैं आपसे यूं कहूं कि मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो क्या पैसे नहीं दिए इसकी वजह से ये फैक्ट चेंज हो जाएगा क्या कि मुझे उनको पैसे नहीं देने तो है ना? खर्चा तो हो गया, दे दो, बात खत्म हो जाएगी। नहीं दोगे तो आपके ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, और उस लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैं यहां लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
कितना 20,000। डन, समझ में आया कि नहीं? अब ज़रा इसको अपन थोड़ा और मॉडिफाई करें। अगर मान लो कि 20,000 जो पैसे देने थे ना, उस टाइम पे मेरे जेब में 15,000 रुपये ही थे, तो मैंने सर को कहा सर 15,000 तो ले लो, 5,000 बाद में देता हूँ। देने तो पूरे 20 ही है, खर्चा तो पूरे 20 का ही हुआ है। खर्चा मेरा इंक्रीज़ हो गया तो डेबिट। अब 20 में से 15 तो दे दिए मैंने, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000, 15 दे दिए, पैसा गया तो क्रेडिट, टू कैश 15,000, बाकी का 5 सर देने बाकी है। आपके ऊपर क्या गई? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5,000। आ रहा कि नहीं आ रहा? सबको समझ में? सबको समझ में आ रहा है? प्रियांश पक्का समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक। टाइम है, छुट्टी होगी नहीं भी तो बहुत टाइम है यार। अगला टॉपिक और, अब है ना इसका विपरीत उल्टा, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट प्रीपेड। ऐसा खर्चा जो ड्यू हो गया, मैंने पे नहीं किया, क्या है वो? आउटस्टैंडिंग। ऐसा खर्चा जो अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, मैंने तो एडवांस में पे कर दिया, उसको बोलते हैं अपन प्रीपेड। आगे कनेक्शन चलते हैं ना, प्रीपेड पहले पैसे दो, फिर उसके बाद रिचार्ज होगा तो फिर उसके बाद यूज़ कर पाओगे, ठीक है? तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। आज आप लोगों की इको बिजनेस की क्लास नहीं है, पता है आप लोगों को? ठीक है, तो मैं 5:30 बजे तक पढ़ाऊंगा, ये पता है आप लोगों को? कोई बात नहीं, अब तो पता पड़ गया। ले सुनो, अगला टॉपिक प्रीपेड, पेड बट नॉट ड्यू। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है, ड्यू बट नॉट पेड, पेड बट नॉट ड्यू, ठीक है? अब एक बात समझो, एक्सपेंस और असेट में फ़र्क क्या होता है? ये शुभ बता रहा है मेरे को। शुभ बता बेटा, एक्सपेंस और असेट में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, इन अदर वर्ड्स जो शुभ ने बोला कि आप किसी को पैसे दे रहे हो, उसका बेनिफिट अगर इसी साल में मिलेगा तो एक्सपेंस, बेनिफिट अगले साल में मिलेगा तो असेट। अब ज़रा समझना, मैंने किसी को पैसे दिए, उसका बेनिफिट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तो क्या है वो मेरे लिए? एक्सपेंस। मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, उसका बेनिफिट अब मुझे बाद में मिलेगा, तो फिर वो क्या है मेरे लिए? असेट। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल, एम्प्लॉई ने मेरे यहाँ काम करा, मैंने उसको क्या दे दी? सैलरी। तो अब जो मैंने पैसे दिए उसका बेनिफिट मुझे मिल चुका, मतलब उसका बेनिफिट मुझे इस साल में मिल चुका, तो ये क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस। अब वही एम्प्लॉई मुझसे आगे कह रहा है कि माई बाप 2-3 महीने की सैलरी मेरे को क्या दे दो? एडवांस में दे दो। मैं काय को कि यार वो जो भी उसको काम हो, घर में कोई बीमार है, घर में कोई फंक्शन है, या उसको कहीं घूमने फिरने जाना है, या उसकी बीवी नाराज़ हो गई, गिफ्ट लाना है, कुछ भी हो, हमें उससे क्या? कहा ठीक है दे देते हैं। अब जो मैंने पैसे दिए उसका बेनिफिट कब मिलेगा मुझे? बाद में, कि वो काम तो कब करेगा मेरा? बाद में। तो फिर वो क्या बन गया मेरे लिए? असेट। तो यहाँ पे ये, जैसे मैं पैसे दे दूँ तो बात खत्म, नहीं दूँ तो मेरे ऊपर क्या है? यहाँ मैंने पैसे एडवांस में दे दिए, बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो ये क्या है मेरे लिए? असेट। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है मेरे लिए? असेट। एग्जैक्टली अपोजिट बेटा, देखो एग्जैक्टली अपोजिट है, वो लाइबिलिटी है तो ये क्या है? असेट है। ओके, अब इसकी एंट्री कैसे होगी बेटा? इसकी एंट्री 2 तरीके से होगी। एक, जब आप पेमेंट कर रहे थे तभी आपको पता था कि जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ ये एडवांस में कर रहा हूँ। दूसरा, कि आपने जब पेमेंट किया तब आपको पता नहीं था कि ये पेमेंट इस साल से रिलेटेड है कि अगले साल से रिलेटेड है, आपने तो पेमेंट कर दिया। बाद में जब साल ख़त्म हुआ और जब हिसाब बना तो पता पड़ा कि यार हमने तो उसको क्या दे दिया? एडवांस में पैसा दे दिया। अब जो पैसा हमने दे दिया वो पैसा तो वापस नहीं आएगा, पर उसका बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। तो फिर वो मेरे लिए खर्चा नहीं है, क्या है मेरे लिए? असेट है। समझे? एक, कि मुझे पेमेंट देते टाइम ही पता था कि जो पैसा है ये इस साल को बिलोंग नहीं करता है, क्या है मेरे लिए? असेट। दूसरी सिचुएशन, पेमेंट देते टाइम मुझे पता नहीं था, तब तो मैंने जो पे किया उसको खर्चा मान लिया,
साल के अंत में जब हिसाब बना तब पता पड़ा अरे यार वो जो पैसा दे दिया वो तो इस साल का है ही नहीं, वो तो अगले साल का है। तो फिर हमने तो उसको गलती से क्या मान लिया, खर्चा मान लिया। गलती से खर्चा माना ना, अब खर्चे को क्या करो कम और असेट को कर दो इंक्रीज। ठीक है, 1 बाय 1 अपन देखते हैं। ठीक है, पहला मुझे पता था एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूं उसी टाइम मुझे पता है कि मेरा खर्चा है कि नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूं कि बीसीसी का पूरा हिसाब किताब मालिक के पास रहता है, शब्बीर सर के पास। ठीक है, पैसा मेरे पास रहता है, हिसाब उनके पास रहता है, पैसा मेरे पास। तो जब भी कोई पेमेंट किसी को देना होता है तो सर मुझे बोल देते हैं कि इसको इतना पैसा दे देना। ठीक है, अब एक बार मेरे पास सर का फ़ोन आया, सर अभी 2 दिन से बाहर थे, पैसा मेरे पास था, तो सर का फ़ोन आया कि यार मुर्तज़ा वो अंकल को रेंट दे देना। और मुझे पता नहीं है क्या रेंट है, कितने टाइम का रेंट है, क्या बकाया है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं अंकल के पास गया कि अंकल वो शब्बीर सर ने आपको पैसे देने के बोले हैं, कितने देने? तो अंकल ने कहा 50,000 दे दो। तो मैंने 50,000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब जब मैंने 50,000 रुपये दिए तो अभी तो अपन सिचुएशन ये वाली समझ रहे हैं ना, तो कहानी में ट्विस्ट। मैंने शब्बीर सर को फ़ोन कर दिया कि सर अंकल 50,000 रुपये मांग रहे हैं, क्या करूँ? क्या 50,000 क्यों मांग रहे हैं? अपना रेंट तो 30,000 रुपये ही, 50,000 क्यों मांग रहे? रुक जाओ मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने अंकल से बात करी। अंकल कह रहे अरे मेरे को काम है 50,000 का, आप अभी 50 दे दो, 30 तो आपके रेंट का हो गया, 20 अगले महीने में एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो उसने ही मुझे बताया कि हाँ दे दे, 30 ही हैं अपने, 20 कब के हैं? अगले साल के। मैंने कहा ठीक है भाई, 50,000 दे रहा हूँ, 30 इस साल का, 20 अगले साल का। पेमेंट देते टाइम ही पता है मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे पास से पैसा गया तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट कितना गया बेटा? 50। इसमें से इस साल का रेंट क्या है? 30। तो ये मेरे लिए क्या है? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कितना? 30। बाकी का 20 तो अगले साल का है ना, क्या बन गया? असेट। उस असेट का नाम क्या है? प्रीपेड। कौन सा खर्चा है? रेंट। तो हम कहेंगे प्रीपेड रेंट मेरा असेट है, असेट मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो एंट्री होगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 20,000। देखो लल्लू एंट्री है कि नहीं है? पैसा गया 50, जो खर्चा है वो खर्चे के नाम पे, जो असेट है वो असेट के नाम पे। असेट का नाम क्या रहेगा? प्रीपेड। सिंपल। अब दूसरी चीज, एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड में आपको समझना पड़ेगा कि मेरे और शब्बीर सर में इतना कम्युनिकेशन नहीं है भाई। उसने कहा पैसे दे दो, मैं भी जल्दी में था, या उनको फ़ोन लगाया, लगा नहीं, XYZ वॉट एवर मे बी द रीज़न। मैंने अंकल से कहा अंकल वो पेमेंट देने का बोला है, कितने हुए? या अंकल खुद ही आ गए कि शब्बीर सर का फ़ोन आया होगा ना पैसों के लिए, लाओ दो। मैंने कितने देने अंकल? 50,000 देने हैं। लो अंकल 50,000 रुपये दिए, ख़त्म हो गई बात। मुझे तो लगा 50,000 देने होंगे, मैंने दे दिए। तो अंकल को किस बात के पैसे देते हैं अपन? रेंट के। तो होगा रेंट, किसी महीने का बकाया चल रहा होगा या कुछ भी होगा, रेंट होगा, ये मुझे पता नहीं। तो मैंने तो जो 50,000 दिया पूरे को क्या मान लिया? खर्चा। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 डन। मैंने तो सिंपल उसको क्या मान लिया? खर्चा। खर्चे की एंट्री तो आती है ना आपको। हाँ, अब यार बात हो चुकी पुरानी। ईयर एंड पे शब्बीर सर अपना हिसाब चेक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा यार ये रेंट इतना सारा, ये क्या हो गया, ये कब का है? तो उन्होंने एंट्री चेक करी कौन सी डेट को हो रही थी। उनको याद आया कि मेरे को पैसे देने को कहा था, वो मेरे पास आया कि यार तूने रेंट इतना सारा क्यों दे दिया? मेरे को क्या मालूम, तूने कहा रेंट दे दे। अंकल आया, अंकल रेंट दे दो। मैंने कहा कितना है? उन्होंने कहा 50,000। मैंने दे दिया। उन्होंने फटाफट अंकल को फ़ोन लगाया कि अंकल 50,000 ले गए आप? कि हाँ मेरे को ज़रूरत थी, 30,000 तो रेंट के, 20,000 रुपये अगले में एडजस्ट कर लेंगे। क्या बताते तो सही अंकल, हमें तो पता ही नहीं था, मैं नहीं देखता तो पता ही नहीं पड़ता। क्या मुझसे गलती हो गई, मैं भी जल्दी में था, ये भी जल्दी में था, ख़त्म बात। लेकिन ये बात तय हो गई कि भाई साहब ये क्या है? अगले में क्या रेंट। हमसे गलती क्या हो गई? हमने पूरे को क्या मान लिया? खर्चा। माना कि नहीं माना? आंखें ईयर एंड पे खुली कि पूरा 50,000 खर्चा नहीं है। खर्चा कितना है? सिर्फ 30। बाकी का जो 20,000 है वो तो क्या है? असेट। अगले साल का है तो क्या है? असेट। पर आपने तो गलती से उसको खर्चा मान लिया ना, गलत किया। चलो खर्चे को कम करो, खर्चा नहीं है इतना सारा, खर्चे को क्या करो? कम करो। खर्चा मेरा कम हो जाएगा तो क्रेडिट। खर्चे का नाम क्या था? रेंट। तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट अकाउंट, कितना? 20,000। खर्चा नहीं है तो क्या है ये? असेट। असेट की वैल्यू
इंक्रीज हो गई तो डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट, उसका नाम क्या है असेट का, प्रीपेड रेंट। तो एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी समझते हो तो देखो, इसमें से अगर आप रेंट के 50 में से 20 क्रेडिट के कैंसिल कर दोगे तो रेंट का बचा कितना 30, प्रीपेड का कितना रह गया 20, और कैश कितने से आ रहा है 50। वापस नेट इम्पैक्ट तो यही रहा। तो रेंट क्या रह गया 30 से डेबिट, प्रीपेड रह गया 20 से डेबिट, कैश हो गया 50 से। और अगर आप देखना चाहो तो ये रही एग्जैक्टली रिवर्स एंट्री। वहां अपन क्या करते हैं, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहां उल्टा कर देते हैं। जो चीज क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी डेबिट, आउटस्टैंडिंग की बजाय क्या बन जाएगी प्रीपेड, और खर्चा क्या हो जाएगा मेरा कम। लॉजिक भी समझ में आया। अब यार दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शन आते हैं। एक रेंट पेड 50,000 आउट ऑफ विच 20,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। बोल रहे हैं कि रेंट कितना पे किया 50, जिसमें से 20 कितना है अगले साल का। तो 50 पे कर रहे हैं, 20 अगले साल का, इस साल का कितना है गनचक्कर 30, पता है ना तेरे को। तो ये एंट्री कर चल, पता है ना तेरे को। रेंट अकाउंट डेबिट 30, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 22, कैश 50, डन। एक आता है आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 20,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। आउट ऑफ रेंट पेड, सर आउट ऑफ व्हाट, कितना मुझे नहीं पता, 50 का तो बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा ही नहीं कि हमने 50 पे किया। वो तो ये कहता है जो भी हमने पे किया था उसमें से 20 किसको बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर को। हिरोशिमा नागासाकी के कोई बम नहीं गिरा है। थैंक यू, मैं भूल गया क्या पढ़ा रहा था। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर, जो भी पे किया है, कितना पे किया है आई डोंट नो। जब तुम्हें पता ही नहीं है तुमने कितना पे किया है तो ये एंट्री तो तुम कर ही नहीं सकते, तेरे लेने जान दो। वो तो कह रहा है जो भी पे किया हो उसमें से 20 किसका है, अगले साल का। अगले साल का है मतलब इस साल का नहीं है, खर्चा नहीं है, खर्चे को कम करो। असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज कर दो तो डेबिट। एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, 3 टॉपिक कवर हो गए हमारे, बैड डेट रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। आपको इन तीनों में से जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एंट्री याद रखोगे, मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इनका नेचर याद रख लोगे। क्या कि बैड डेट रिकवर्ड है मेरे लिए इनकम, क्या है ये मेरे लिए, जिसको पिछले सालों में खर्चा माना हो वो रिकवर हो जाए तो क्या है वो मेरे लिए इनकम। अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक तो आप ये लाइन याद रखोगे, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो चुका है, हमने पे नहीं किया तो हमारे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी, ये इसका नेचर है। प्रीपेड में क्या याद रखोगे, पेड बट नॉट ड्यू, पे तो कर दिया है पर ड्यू नहीं हुआ, मतलब एडवांस में पे किया हमारे लिए क्या है ये असेट, तो इसका नेचर असेट याद रखोगे। क्लियर है। एंट्री वेंट्री तो कल अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अपन, तब तक के लिए बाय टाटा सी। अगर आप में से किसी की फीस बाकी है उसको आज की लास्ट मतलब परमिशन थी क्लास में बैठने की, कल से हम उसको क्लास में एंट्री अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है।